Hello, welcome to the Quality Education. This is the fourth video about verb. इससे पहले हम 3 वीडियो में वर्ब के बारे में डिटेल से हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब सबसे पहले वीडियो में हमने एज ए इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि वर्ब आपने यही पढ़ा था हमेशा कि स्टेट दिखाती है, यानी वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो वो चीज़ 100% सही न हो के मैंने ये भी बताई थी कि इसमें वर्ब हमेशा एक्शन न दिखा के वर्ब स्टेट भी दिखाती है, हैपनिंग, पोजेशन, ये सब भी वर्ब दिखाती है। ये अलग हमने पढ़ने की कोशिश की थी। उसके बाद सेकंड वाले वीडियो में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ा था कि क्या ट्रांजिटिव होती है, क्या इंट्रांजिटिव होती है। अगर ट्रांजिटिव होती है तो इसको ट्रांजिटिव कहते क्यों हैं, इंट्रांजिटिव को इंट्रांजिटिव कहते क्यों हैं। उसके बाद तीसरे वीडियो में हमने जो भी वर्ब जो ट्रांजिटिव की तरह व्यवहार करती है वो तो पढ़ी ही थी कि जो वर्ब ट्रांजिटिव यानी ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव की तरह व्यवहार कर सकती है और इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव की तरह व्यवहार कर सकती है। ये सब चीज़ें हमने एग्जाम्पल से पढ़ी थी और ऐसे ही कि रटने लायक कोई चीज़ नहीं छोड़ी थी। ऐसी चीज़ें पढ़ी थी कि हमेशा से लॉजिक से हर चीज़ याद रहे, रटने की ज़रूरत नहीं है। यानी सेंटेंस के बिना हम किसी भी वर्ब को जज नहीं कर सकते कि यह ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव, जो दोनों तरह से व्यवहार की और कराई जा सकती है। ये चीज़ हम पीछे तक पढ़ चुके हैं। तो जो ये क्लास पहली बार देख रहे हैं जिसमें हमारा टाइटल है कि मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ब, यानी जो वर्ब हमेशा कन्फ्यूज करती है हमको कि जिसकी एक स्पेलिंग अलग होने से, एक वर्ड अलग होने से ही पूरी वर्ब या फिर पूरा अर्थ चेंज हो जाता है। यानी एक वर्ड चेंज हो जाने से ही पूरी वर्ब का अर्थ या पूरी वर्ब चेंज हो जाती है। जैसे हम बहुत बार देखते हैं कि फॉल और फेल जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिस की स्पेलिंग डिफर कर जाती है, स्टेशनरी, एडवाइस, ये सब चीज़ें कि पढ़ने में एकदम सेम लगती है, लेकिन इनमें सिर्फ और सिर्फ एक आध वर्ड का चेंज होता है जिससे पूरी की पूरी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हैं, हम कन्फ्यूज़न जो भी वर्ब हैं यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाकी जो बचेगी वो PDF के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी या फिर प्रैक्टिस सेट में हम उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले हम एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़े पेयर के रूप में पढ़ेंगे कि जो पेयर से हमें पता चलेगा कि जो कन्फ्यूजिंग जो वर्ब है, जैसे पहली वर्ब ये है और दूसरी हमारी है ये। अब आगे चल के इनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा जो हमें और ज़्यादा कंफ्यूज कर सकती है। जैसे ये हमारे सामने 2 वर्ब है, फॉल और फेल। अब हमें ये पता नहीं है कि इनमें ट्रांजिटिव कौन सी है और इंट्रांजिटिव कौन सी है। वो सब चीज़ें हम जज करेंगे सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के माध्यम से ही जज कर पाएंगे कि निम्न में से कौन सी ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव है। बिना सेंटेंस के हम पता नहीं लगा सकते। वो चीज़ मैं आपको पहले ही बार बार मेंशन कर चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ। अब जो हम यहाँ पे चीज़ देखेंगे, देखो फॉल और फेल 2 वर्ब है आपके सामने, जिनमें से एक का मतलब होता है गिरना और एक का मतलब होता है गिराना। वैसे तो आप हिंदी जो ट्रांसलेशन हमने किया है या फिर हिंदी का जो मीनिंग निकाला है, इससे ही पता लगा सकते हैं कि निम्न में से कौन सी ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव। यानी गिरना यानी शब्द है अपने आप गिरना, एक होता है गिराना। हिंदी में भी सेंटेंस बनाए कि मैंने उससे गिरा दिया या फिर मैंने उसे गिर दिया। गिरना मतलब फ्रीली, स्वतंत्रता से कोई चीज़ गिरती है, गुरुत्वाकर्षण जिसे हम मतलब फ्रीली फॉलिंग। तो फ्रीली फॉलिंग जो चीज़ स्वतंत्रता से गिरती है वहाँ पे सीधा होता है कि गिरना। अब इनमें से कौन सी का मतलब होता है गिरना, तो यानी गिरना जो भी अर्थ देगी वो होगी इंट्रांजिटिव, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। और जहाँ पे गिराना है कि मैंने उस बच्चे को गिरा दिया, मैंने ये चीज़ गिरा दी, तो वहाँ पे हम वो काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की नीड वहाँ पे है। तो ऐसी चीज़ों में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को नॉर्मल कॉमन सेंस से पहचान सकते हैं बिना रटे हुए। फिर भी हमें अर्थ याद नहीं है, कन्फ्यूज कर देती है कि इनमें से किसका अर्थ गिरना है, किसका अर्थ गिराना है। वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार इनकी फॉर्म मार्क कर लेते हैं कि सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है।
तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है FELL। वापिस देखो ये जो कन्फ्यूजन चीज़ है ये यहीं पे है कि फॉल, फेल और थर्ड फॉर्म जैसे कि फॉलन, FALLEN। अब इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो सेकंड फॉर्म इससे थोड़ी सी अलग, जैसे सेम होगी सेकंड और थर्ड तो FELLED और वापस सेम होगी थर्ड FELLED। अब यहाँ पे देखने लायक चीज़ ये है, समझने लायक चीज़ ये है कि देखो ये तो इसकी फर्स्ट, जिसको सेकंड बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल, ये थर्ड है, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड है। यहाँ पे एक कॉमन चीज़ हमने ये देखी कि जिस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो किसी दूसरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है। अब इससे हम कैसे पता लगाएं? अब हमने ये जान लिया कि एक का अर्थ होता है गिरना, एक का अर्थ होता है गिराना, तो कहने का मतलब इनमें से चलेगा तो ये भी सेकंड फॉर्म है। अब वापस एक का मान लो गिरना गिराना किसी का अर्थ है, तो एक तो इनमें से ट्रांजिटिव है, एक इंट्रांजिटिव है। आप ऐसा मान लो एक बार कि हमें पता नहीं है कौन सी ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव है। मान लीजिए कि ये ट्रांजिटिव है, मान लीजिए चाहे कुछ भी हो, और ये मान लीजिए इंट्रांजिटिव है। अब ये ट्रांजिटिव तो सीधी सी बात है ये भी ट्रांजिटिव होगी। तो एक बार हम फेल को पढ़ रहे हैं ट्रांजिटिव के रूप में और एक बार हम फेल को पढ़ रहे हैं इंट्रांजिटिव के रूप में, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये सब चीज़ भी समझ में आएगी आगे, तभी तो इनको मोस्ट कंफ्यूजिंग पेयर कहते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जो किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो किसी अन्य वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वेरिएशन दे सकती है। जैसे ये तो नॉर्मल है कि आपने देखा होगा कि कहीं पे भी आपने फाइंड पढ़ा होगा जिसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, आगे नहीं लिख रहे, वापिस जो फाउंड है अपने आप में फर्स्ट फॉर्म होती है। ये चीज़ आपने देखा होगा। सी आपने देखा होगा सी की सेकंड फॉर्म सा होती है, वापिस सा है, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या अपने आप में एक वोकेब भी होती है। ये सब चीज़ आपने देखी होगी कि सेकंड फॉर्म के अलावा सा एक वोकेब भी होती है। आरी जो आपने समझना ना, आरी आरी आपने सुनी होगी, जो लकड़ियाँ वगैरह काटने का होता है वहाँ पे सो का मतलब आरी होता है। तो ये सब चीज़ें डिटेल्स में बाद में पढ़ने के, जहाँ पे एक बार हमारे जो चीज़ आगे आती है वो हम पढ़ने की यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे। पहले इनको समझ लेते हैं। तो देखिए हम ये देख रहे थे कि अभी जो हमारी वर्ब है किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म किसी अन्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेरिएशन दे सकती है। अब हमें पहचानना इनमें से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के माध्यम से या सेंटेंस के माध्यम से ही जज करेंगे। देखो अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि एक का मतलब होता है फॉल, का मतलब होता है गिरना, फॉल का मतलब होता है गिरना और वो भी सा होता है अपने आप गिरना, और फेल का मतलब होता है गिराना। ये दो यहाँ पे अर्थ हैं जिनमें से आपको एक बार देखने से पता लग रहा है कि ऊपर वाली इंट्रांजिटिव होगी और नीचे वाली ट्रांजिटिव होगी। कहने का मतलब गिरना सा होता है अपने आप गिरना, और जहाँ पे अपने आप गिरता है जैसे पेड़ों से पत्तियाँ गिर रही हैं तो वो इंट्रांजिटिव का काम करेगी, वो पत्तियाँ अपने आप गिर रही हैं, अपने आप गिर रही है तो वहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। और हम किसी चीज़ को गिरा रहे हैं, कोई चीज़ दूसरी ये चीज़ को दूसरी तरफ फेंक रहे हैं तो हम गिराने का काम कर रहे हैं। तो जहाँ पे हम गिराने का काम कर रहे हैं वहाँ पे फेल है। अब यहाँ पे ये भी तो है, ये जिसकी पास्ट फॉर्म देगी यानी सेकंड फॉर्म देगी, तो ये सब चीज़ें आगे समझेंगे। फिलहाल एक एग्जांपल के माध्यम से इनको और जज करेंगे। जैसे आप सभी ने एक सिंपल सा इम्पोर्टेंट सा एग्जांपल सभी ने सुना होगा, जैसे आपने देखा कहीं पे फॉल इन लव, ये एग्जांपल आप सब ने देखा होगा, सुना भी होगा, बोला भी होगा कि फॉल इन लव। अब यहाँ पे इन है, यहाँ पे इन है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन जब प्रीपोजिशन के पास अपना ऑब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन के जस्ट पास में अगर किसी का ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के पास नहीं है, तो वो हमेशा और हमेशा इंट्रांजिटिव होगी। ये आपके लिए रामबाण में आपको पहले से बता चुका हूँ पीछे वाले दोनों वीडियो में कि हमेशा वर्ब जो है यानी सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने पास ऑब्जेक्ट लेती है, प्रीपोजिशन भी अपने पास ऑब्जेक्ट लेती है। किसी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं। मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये जो चारों जो रामबाण है जिसको पेनासिया बोलते हैं इंग्लिश में, वो आपको मैं पहले से ही बार बार मेंशन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ।
यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको कि इन है आपकी प्रीपोजिशन है और जो भी ऑब्जेक्ट है वो प्रीपोजिशन के पास है, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के पास है हमेशा और हमेशा इंट्रांजिटिव ही जाएगी। जहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास में, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के पास में प्रीपोजिशन है या फिर प्रीपोजिशन के जस्ट पास में ऑब्जेक्ट है, एकदम आस पास में है, जहाँ पे आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा फॉल लव, ऐसा ना तो पढ़ा होगा, ना सुना होगा, ना देखा होगा। फॉल इन लव होता है हमेशा। तो जहाँ पे इन है वो प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हमेशा इंट्रांजिटिव होगी ऐसी केस में जहाँ पे प्रीपोजिशन काम कर रही है। ये सब चीज़ें आप अच्छे से ध्यान में रखना, बार बार ध्यान में रखना। प्रीपोजिशन आते ही आप मार्क कर सकते हो उसको इंट्रांजिटिव के रूप में। ये चीज़ मैं आपको बार बार बता भी चुका हूँ। अब एक मोस्ट एग्जाम्पल के साथ वापस पढ़ेंगे जो और कंफ्यूज करेगा कि किस प्रकार की वर्ब यहाँ पे हैं, जो ये वाली चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एक नए स्लाइड के साथ नए एग्जाम्पल से हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिख देता हूँ। एग्जाम्पल हमारा ये है कि आपने सबने सुना ही होगा, नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, विजिबल हो रहा होगा आपके यहाँ पे, द वुड कटर। द वुड कटर, वुड कटर का मतलब आप सब जानते हो कि लकड़हारा। अब यहाँ पे हमारी वर्ब है फेल। द वुड कटर फेल ट्रीज while his son gathered the wood। ये हमारा एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो एक बार जो मेन चीज़ यहाँ पे है वो है हमारी वर्ब फेल। अब जो फेल है ये किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है और किसी ट्रांजिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव। तो सबसे पहले ये दिखा रही है ट्रांजिटिव। सबसे पहले हमें जो चीज़ दिख रही है उसके हिसाब से, इस सेंटेंस के हिसाब से जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है। कहने का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है। अब हमें ये देखना है कि सेंटेंस में एरर है या फिर सेंटेंस सही है। वो हमें पहले से पता है किसी वर्ब के बारे में तो सीधे से कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं है, इस वेरिएशन के बारे में पता नहीं है, तो आज समझ लीजिए। देखो यहाँ पे अपने पास वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा और हमेशा फेल है वो क्या होगी, ट्रांजिटिव होगी। अब अगर जब ट्रांजिटिव होगी तो आगे सेंटेंस को भी पढ़ना पड़ेगा कि हमारे पास सेंटेंस दो है, एक नहीं है। कहने का मतलब वाइल हमारे पास है वो कंजक्शन का काम कर रहा है, यानी वाइल कंजक्शन है। अब इससे पहले का अगर सेंटेंस होता हमारे पास तो हम उसको फेल की जगह फेल्स भी कर सकते थे कि वो तो हमेशा लकड़ियाँ गिराता है, वो तो हमेशा लकड़ियाँ काटता है, काटने के टर्म में गिराना है यहाँ पे। तो वो तो हमेशा पेड़ों को गिराता है, वो कल उसने पेड़ों को गिराया था। ये सब सेंटेंस हम हमारे हिसाब से जज कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे कोई भी वर्ब लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे वाइल कंजक्शन है, तो वाइल का मतलब है जब। तो फिर सेंटेंस का थोड़ा सा सार निकाल के देखते हैं कि द वुड कटर लकड़हारा फेल ट्रीज, कि पेड़ों को गिराता था या फिर गिरा रहा था, वाइल जब हिज सन गैदर द वुड, जब उसका बच्चा है, जब उसका लड़का है वो लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा था। जब उसका बच्चा लकड़ियों को, अब यहाँ पे जब की कंडीशन जब भी आती है, जब की कंडीशन हम कहीं पे भी देखते हैं तो वहाँ पे पास्ट टेंस जाएगा, हमेशा पास्ट टेंस जाएगा वाइल के टर्म में। तो देखो यहाँ पे वाइल के टर्म में अगर पास्ट टेंस जाता है तो एक बार देखो कि जब उसका लड़का है लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा था, उस टाइम वुड कटर यानी लकड़हारा है वो क्या कर रहा था, पेड़ों को गिरा रहा था, फिर पेड़ों को काटने के टर्म में पेड़ों को काट रहा था। तो इस हिसाब से देखें तो द वुड कटर फेल ट्रीज वाइल हिज सन गैदर्ड द वुड। द वुड कटर लकड़हारा फेल ट्रीज पेड़ों को गिरा रहा था, वाइल जब हिज सन गैदर दैट वुड, जब उसका बच्चा है वो लकड़ी को इकट्ठा कर रहा था। तो अब यहाँ पे वाइल अगर कंजक्शन है तो पास्ट टेंस जाएगा। अब जहाँ पे पास्ट टेंस जाएगा और पास्ट टेंस के हिसाब से हमने देख लिया कि वर्ब हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव, इस टर्म वाली है।
तो ये वाली वर्ब यहाँ पे काम कर रही है, इसका तो कोई काम ही नहीं है, यानी ये इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव यहाँ पे आएगी नहीं। अगर इंट्रांजिटिव आएगी तो पास में प्रीपोजिशन दी हुई मिलेगी। अगर प्रीपोजिशन भी आपको दी हुई मिलती तो आप एक टेंस के हिसाब से, आप एक सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे अगर उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो उस ट्रांसलेट के हिसाब से आप पता लगा सकते थे कि यहाँ पे इनकी ज़रूरत है या नहीं है। उस हिसाब से आप एरर डिटेक्शन यानी एरर मार्क कर सकते थे कि यहाँ पे ये एरर है। तो कभी भी इन नहीं आएगा, क्योंकि अगर अर्थ भी निकालते हैं कि पेड़ों में, ऐसा कुछ अर्थ नहीं निकल रहा। तो द वुड कटर फेल ट्रीज की लकड़हारा पेड़ों को गिरा रहा था। तो सीधा सा बात है कि यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड है वर्ब के तुरंत बाद, और वर्ब के तुरंत बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड है तो हमेशा और हमेशा ट्रांजिटिव जाएगी, और ट्रांजिटिव जाएगी तो ये फेल है किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी सेकंड फॉर्म जब भी है वो इंट्रांजिटिव की है। अगर ट्रांजिटिव की बात करते हैं वो ट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म फेल है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का काम नहीं है, यहाँ पे काम है सेकंड फॉर्म का, क्योंकि पास्ट की बात है। तो यहाँ पे फेल मार्क नहीं करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे फेल। तो अब हमारा सेंटेंस है बिल्कुल और बिल्कुल सही है, क्योंकि फेल जो थी हमारे पास वो थी इंट्रांजिटिव, और इंट्रांजिटिव का यहाँ पे काम नहीं है, क्योंकि इन प्रीपोजिशन किसी भी प्रकार की इन क्या कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है, और जहाँ पे प्रीपोजिशन होगी वहाँ पे तो इंट्रांजिटिव होगा, और जहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं होगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा किसके पास, वर्ब के पास, तो हमेशा ट्रांजिटिव होगी। और इस हिसाब से हमको पहचाना है कि जो सेम वेरिएशन दे रही हैं उनमें से कौन सी वर्ब हो सकती है। इससे पहले तो कुछ भी हो सकती थी, कोई सी भी वर्ब हो सकती थी, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वो हम अपने हिसाब से देखते कि अगर ट्रांजिटिव का काम लेते तो हमेशा फेल या फिर फेल्स होता, उसके अलावा कुछ नहीं होता। अगर ये करते तो ये तो हमारे पास है ही, अगर उसका टर्म लेते हैं हमारे पास, अगर हम टर्म लेते हैं इसका पास्ट के रूप में तो फेल होता ही, अगर प्रेजेंट के रूप में या फिर सीधा सिंपल के रूप में लेते तो फेल होता, अगर सिंगुलर है तो फेल्स हो जाता। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, सिर्फ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का आपको पता लगाना था, वो मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है, अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ में भी आई होगी। तो नेक्स्ट पेयर की तरफ चलते हैं, जिसको हम वेरी मोस्ट कन्फ्यूजिंग पेयर बोलेंगे, जो हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में बार बार भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, जिसमें अगर आप जिसको आपने समझ लिया तो एरर डिटेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो एक नई स्लाइड के माध्यम से मैं लिखना चाहूँगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब मैंने आपके सामने इस स्लाइड में 3 वर्ब लिखे हैं, जिनको सेंटेंसों के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तीनों जो वर्ब हैं लगभग सेम हैं, लगभग दिखने में एकदम सेम लग रही हैं, और यहाँ पे किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है किसी अन्य वर्ब को फर्स्ट फॉर्म वेरिएशन के रूप में जा रही है। तो ये देखेंगे सबसे पहले लाई लाई लाई, सेकंड ये देखो इन दोनों की फर्स्ट फॉर्म सेम है, और जब इन दोनों की फर्स्ट फॉर्म सेम है तो आप देखोगे कि किसी भी वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है वो किसी अन्य वर्ब को फर्स्ट फॉर्म वेरिएशन भी दे रहा है। तो ये सब चीज़ें वापस समझेंगे, ठीक जैसे पहली चीज़ें समझे थी, इनको हम सिर्फ सेंटेंसों के माध्यम से ही जज करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमारे सामने है कि लाई लाई लाई, ये हमेशा इनको आप जब भी जज करो तो ये जो सेम फॉर्म में जा रही है वापस, देखो फर्स्ट फॉर्म है LIE। छोटी सी ट्रिक, छोटी सी समझने के हिसाब से देखो कि जिसके पास में LIE के बाद में वापस डी लगाए जिनकी फॉर्मों के रूप में, वो हमेशा झूठ बोलने के टर्म में होगा, जिसको हम हमेशा झूठ बोलने के रूप में उपयोग में लेते हैं। बाकी बचा हुआ सेकंड है, ये दोनों का अर्थ सेम होगा। जिस प्रकार हमने गिरना और गिराना पढ़ा था ठीक उसी प्रकार से पढ़ेंगे कि लाई जिसका मतलब होता है लेटना, एक लाई का मतलब होता है लेटना, दूसरा जो ले है इसका मतलब होता है लेटाना। अब आप एक चीज़ छोटी सी हिसाब से समझ सकते हो कि ले का मतलब लेटाना, ले का मतलब लेटाना किस प्रकार होता है। अब देखो आप सब ने लेज के जो चिप्स होते हैं वो खाए होंगे कभी भी, वो कभी ना कभी आपने यूज में लिए होंगे, जो एकदम फ्लैट सीधे होते हैं। तो वो एकदम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जिसको अपन बोलेंगे एकदम लेटे हुए सिचुएशन होता है, वो अपने आप तो लेटे हुए नहीं होते, यानी किसी प्रकार के जैसे आलू चिप्स हो जाए कैसे भी उनको काटते हैं, उनको बनाते हैं और काट के ही हम उनको मतलब एकदम उस पोजीशन में लेके आते हैं। तो जिस पोजीशन में वो सौतेन आके किसी दूसरे के द्वारा लाए गए हैं वो लेज हैं, और हमने हमेशा
लेज वाले चिप्स खाए हैं जिसको हमेशा हम लेटाते हैं, मान लीजिए ऐसा कि हमेशा वो हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं, तो जिसका अर्थ होता है ले, मतलब लेटाना, जिसको आप समझ सकते हो उस लेज के हिसाब से। बाकी आपका बच गया सीधा लाई, जिसका मतलब होता है सौता लेटना। जैसे हम किसी चेयर पे, किसी चारपाई पे जैसे हॉरिजॉन्टल या फिर लेटने की पोजीशन में हो जाते हैं, जिसका नाम होता है लाई, लेटना, सेकंड वाला। और ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ पहले से। अब सौते लेटना है, जब लेटना सौते से हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, हमेशा इंट्रांजिटिव जाएगी, और जहाँ पे लेटाने का यूज होगा तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट की नीड होगी, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट की नीड होगी वहाँ पे वर्ब हमेशा ट्रांजिटिव जाएगी। ये चीज़ मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। अब समझेंगे इनको एग्जांपल्स के माध्यम से। ये वापस अपने आप पे इंट्रांजिटिव होती है, लेकिन मतलब हमें इन दो से है। तो देखो, राम लाइड टू मी, वापस देखो राम ने मुझसे झूठ बोला, राम लाइड मी, कभी पॉसिबल ही नहीं है कि राम लाइड मी, राम ने झूठ मुझे, इसका मतलब नहीं है। तो राम लाइड टू मी, लाई अपने आप हमेशा प्रीपोजिशन लेगा, फिक्स्ड प्रीपोजिशन लाइड टू मी। तो देखो कि उसने मुझसे झूठ बोला, तो झूठ बोलने के क्रम में हमेशा टू प्रीपोजिशन साथ में आ रही है। तो प्रीपोजिशन जहाँ पे पास में आ रही है और आपने पहले ही पढ़ा होगा, कहीं और भी पढ़ा होगा, गाइड से पढ़ा होगा, और मैंने भी आपको बार बार बताया कि किसी भी जो भी सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के बाद में या फिर किसी भी वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा वो नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब के रूप में हो सकता है। वो चीज़ मैंने आपको बार बार बताई है। तो अब देखो, राम लाइड टू मी, राम ने मुझसे झूठ बोला, तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है एज ए प्रोनाउन, उसके बाद टू प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के पास जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो हमेशा और हमेशा इंट्रांजिटिव जाएगी, इसलिए लाई आपकी इंट्रांजिटिव। अब सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखते हैं कि आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हो जहाँ पे एक बार हमने ले लिखा है, ले का यूज़ किया, एक बार हमने लाई का यूज़ किया। अब इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है वो हम जज करेंगे, देखेंगे किस प्रकार जिस जिस रूलों से हमने पढ़ा है वो सही फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। तो देखिए एक बार कि सेकंड एग्जांपल है, इसको जाने दो, हमने ये पढ़ लिया। सर्वेंट ले द टेबल फॉर डिनर, ले मतलब लेटाना या फिर मान लीजिए लगाना, कि नौकरों ने है वो ले। अब एक बार वापस इस अर्थ को जाने दो, ले है, ले के तुरंत बाद हमारा द टेबल है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट किसी के पास डायरेक्ट है, अगर वर्ब है और वर्ब के पास में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमेशा और हमेशा ट्रांजिटिव वाले अर्थ में होगी। तो कहने का मतलब वर्ब हमारे पास ये नहीं है, ये किसी इंट्रांजिटिव वर्ब की ले जो है, ये जो ले है किसी इंट्रांजिटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये हमारे पास जो ले है वो किसी ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में काम में ली गई है यहाँ पे। तो एक बार हम इसकी का अर्थ देखेंगे। तो ले है किसी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वापस ट्रम में, और वो भी ट्रांजिटिव का, क्योंकि पास में हमारे क्या है ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे प्रीपोजिशन वगैरह होती तो हम सोचते थे कि ये हो सकती है या फिर यही है, हो सकता है क्या यही थी। तो अभी ये है हमारे पास। तो नौकरों ने अब अर्थ निकाल के देखो, नौकरों ने ले द टेबल फॉर डिनर की, डिनर के लिए नौकरों ने टेबल लगा दी, टेबल लगा दी तो बात प्रेजेंट किया कि हाँ लगाई है इन्होंने टेबल नौकरों ने डिनर के लिए। अब यहाँ पे ले का एकदम सही रूप से उपयोग हुआ है, क्योंकि पहली बात तो ये ट्रांजिटिव है, दूसरी बात ये किसी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वेरिएशन दे रही है, वो भी एज ए सिंपल के रूप में। अगर ये ले का हम यूज करते हैं तो कभी लगाने के अर्थ में नहीं होता, कि लगा दी है के अर्थ में कभी नहीं होता। अब हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। थोड़ा सा आगे वाले सेंटेंस से और समझेंगे, वापिस इनको एक बार रिपीट भी कर लेंगे। पुट योर हैंड्स अप, अपने हाथों को ऊपर करो, एंड लाई योर वेपन्स डाउन, और अपने हथियारों को नीचे डाल दो। अब यहाँ पे डालना एक ही बात। तो अब इस सेंटेंस के माध्यम से हम समझते हैं या फिर समझ सकते हैं, तो देखते हैं कि हमारे पास जो लाई वर्ब है वो, ये जो वर्ब है सेंटेंस के हिसाब से तो ये वर्ब है ट्रांजिटिव, और जहाँ पे हमने पहले से लिख रखा है, पढ़ लिया कि इस लाई का अर्थ तो होना ही नहीं। देखो सीधी सी बात है, इसका अर्थ कैसे नहीं होगा कि लाई का मतलब यहाँ से झूठ बोलने से तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ तो सिर्फ रखने और रखवाने से है, लेटने और लेटाने से है, झूठ बोलना तो नहीं है, यानी हथियारों को यहाँ पे रखवाने का काम हो रहा है। तो ये जाने दो इसको। अब बच गई ये दो, इन दोनों में से कोई होनी है एक, तो एक होनी। तो सीधी सी बात है कि हमारा सेंटेंस ये कह रहा है कि भाई मैं वर्ब हूँ, मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैं ट्रांजिटिव के रूप में उपयोग हुई हूँ। तो ट्रांजिटिव के रूप में अगर जहाँ पे उपयोग हुई है तो इसका
प्रयोग बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे, ये तो इंट्रांजिटिव है। अब बात आएगी ट्रांजिटिव की। और यहाँ पे बात है कि हथियारों को रख दो, बात प्रेजेंट की है, तो फर्स्ट फॉर्म वेरिएशन आएगा किसी ट्रांजिटिव वर्ब का। तो किसी ट्रांजिटिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वेरिएशन आएगा कि अपने हथियारों को रख दो, ऐसा कर दो। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म वेरिएशन ये है। अब इसको ये नहीं मानेंगे, अगर ये मानते तो हमेशा पास्ट फॉर्म की बात होती है, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे लाई की जगह क्या हो जाएगा, ले हो जाएगा। जो यहाँ पे सेंटेंस में करेक्शन था वो हमने सही किया। एरर डिटेक्शन में ऐसे जो सेंटेंस है बहुत बार पूछे जा चुके हैं। फॉल और फेल जो टर्म दिखा रहा है अलग वेरिएशन, उसको पूछा जा चुका है। लाई लाई में जितनी भी यहाँ पे वेरिएशन है वो बार बार पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने लाई लाई, फॉल फेल, इन सब में आपको एकदम अच्छे से जो फर्क था, जो वेरिएशन था, वो समझाने की कोशिश की। एक बार रिपीट करने की मैं कोशिश करूँ उससे पहले देखो एक सेम और भी वर्ब है। जैसे आपने बहुत बार राइज भी पढ़ा होगा, वो अगले वाले वीडियो में पढ़ लेंगे। और सेकंड RAISE रोज होता है, सॉरी फर्स्ट राइज और रेज होता है, जिनमें लगभग एक स्पेलिंग के मात्र से इनमें फ़र्क होता है। जिसमें एक का मतलब होता है राइज मतलब सनराइज उठना, और सेकंड का मतलब होता है उठाना, ठीक है। लेटना लेटाना जिस प्रकार है, ठीक उसी प्रकार से एक का मतलब उठना और एक का मतलब उठाना, जिसको हम सनराइज वाले एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि सनराइजेज इन द ईस्ट, कि सनराइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो ईस्ट दिशा है पूर्व दिशा में उदय होता है। तो देखो कि उस राइज से हिसाब से मतलब होता है उठना, स होता है उठना, क्योंकि सूर्य को कोई उठाने नहीं जाता, सूर्य को ना कोई लेटाने जाता। ऐसा जाके कोई नहीं बोलता कि उठो जागो, सूर्य को ऐसा नहीं बोलता। उसकी दैनिक जो दिनचर्या है उसके हिसाब से सूर्य अपने आप उठता है, और जहाँ पे अपने आप काम होता है वो हमेशा इंट्रांजिटिव जाती है। रेज मतलब होता है उठाना किसी चीज़ को। हम जब किसी चीज़ को उठाते हैं, जैसे रेज योर वॉइस, रेज योर हैंड, अपने हाथों को उठाओ, अपनी आवाज़ को उठाओ। अगर आप करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहते हो, इफ़ यू आर फाइट अगेंस्ट करप्शन, तो रेज योर हैंड, ये सब चीज़ें। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म वेरिएशन से वापस स्टार्ट हो सकती है। ये आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार इनसे फिर रिवीजन करना चाहेंगे कि जो लाई लाई है इनमें जो भी वेरिएशन आ रहा है डिफर कर रही है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। सिर्फ सीधी सी बात है, ये हमेशा इंट्रांजिटिव होगी। राम लाइड टू मी, रहीम लाइड टू मी, सीधी सी बात है कि इन्होंने मुझे झूठ बोला, तो सीधी सी बात है इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन आएगी, और जहाँ पे प्रीपोजिशन आएगी वो इंट्रांजिटिव होगी। सिर्फ इसको इतना सही समझना था। बाकी हमें मेन जो समझने वाली चीज़ ये थी, जो वेरिएशन अलग देता है कि किसी सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, तो वो हो सकती है। उसको पहचानने का हम किस प्रकार कर सकते हैं, तो वो हम उसको सेंटेंस के हिसाब से ही जज कर सकते हैं। कि जहाँ पे हमने यहाँ पे लाई यूज़ लिया था सीधा LIE, तो वो लाई यूज़ लिया था कि हमने पहले से ही पढ़ चुका है, हम पहले से ही पढ़ चुके हैं जिस चीज़ को हमने पहले से समझाया आपको कि किस प्रकार से जो लाई है वो झूठ बोलना, और ले जो मैंने आपको चिप्स वाले टर्म में समझाया था कि किस प्रकार से इसका अर्थ ट्रांजिटिव के रूप में होता है, और इसका मतलब सवता लेटना होता है। तो यहाँ पे ये जो ले है जिसका मतलब होता है सवता लेटता था या फिर सवता लेटा था, वो अपने आप जो किसी ने काम किया था वो लेट के। और यहाँ पे इस ले का मतलब है कि किसी ने लेटाया था, जो चिप्स वाले टर्म में आपको मैंने बताया, बार बार यही बताऊंगा आपको। तो ये सब चीज़ें जो आपको मैंने एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाई है, उन एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। बिना एग्जाम्पल के किसी भी वर्ब को इस प्रकार से जज करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप कर सकते हो तो आप किसी सेंटेंसों के बिना उसको लिखना। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्लाई, एक बार मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक वर्ब है, तो कहीं ये फ्लाई जो वर्ब है ट्रांजिटिव के रूप में यूज़ होती है और कहाँ पे इंट्रांजिटिव के रूप में होती है। ये चीज़ें मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में एज ए एग्जाम्पल बताई थी कि एक बार फ्लाई का मतलब उड़ना होता है, एक बार फ्लाई का मतलब उड़ाना होता है, जिसको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और वो तभी कर सकते हैं जब हमारे पास कोई सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे उड़ने के अर्थ में है या फिर उड़ाने के अर्थ में। तो ठीक इसी प्रकार से ये सब चीज़ें लाई, यहाँ पे लाई ये ना हो कि ले होगा, ये सब चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, हर एक चीज़ को आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। इसी प्रकार से वीडियो हमेशा देखने के लिए, इसी प्रकार से क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमेशा हमारे साथ। नेक्स्ट वाले वीडियो में जल्दी से मिलने की कोशिश करेंगे, और इनकी PDF के माध्यम से या फिर किसी प्रकार से जो भी आपको PDF प्रोवाइड कराया जाए, जो भी और मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ब होती है, किसी प्रकार की वर्ब छूटे ना, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। कुछ ना कुछ नेक्स्ट वीडियो में अलग लेके ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।